बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस पर। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3.2 है हमारे पास। इसमें उसने कुछ हमें इसके पोर्शन दिए हैं। तो पहला पोर्शन जो है वो है इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, इसकी डेफिनेशन तो आपको बुक से लिखी हुई मिल जाएगी। चैप्टर के स्टार्ट में डेफिनेशन मौजूद है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करें तो मैं आपको बता दूं, inertia is the property of a body due to which it resists any change in its state of rest or of motion. Inertia किसी जिस्म की वो खसूसियत है जिसकी वजह से वो या तो अपनी रेस्ट पोजीशन को या यूनिफॉर्म मोशन को बरकरार रखने की कोशिश करता है, और अगर कोई उसको चेंज करना चाहे तो वो उसके खिलाफ मुजाहमत करता है। इनर्शिया ना तो स्केलर है ना ही वेक्टर है, ये टेंसर कहलाता है। इनर्शिया जो है उसका जो वेक्टर और स्केलर से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक टेंसर क्वांटिटी है। उसके बाद अगर बात करें तो मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड लीनियर वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस और उसकी लीनियर वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो उसका मोमेंटम कहलाता है। हम मोमेंटम को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ अ मोशन possessed by the body due to its mass and velocity. मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट जो है वो न्यूटन सेकंड भी होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी होता है। जब मैंने आपको पिछले लेक्चर में एमसीक्यूज पढ़ाए थे तो वहां मैंने आपको ये डिराइव करना भी सिखाया था। उसके बाद बात करें तो फोर्स के बारे में। फोर्स क्या है? फोर्स एक एजेंट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की या तो उसको मोशन में लाता है या मोशन में लाने की कोशिश करता है, मोशन को रोकता है या मोशन को रोकने की कोशिश करता है। फोर्स चाहे तो किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। चैप्टर के अंदर ही 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 के स्टार्ट में ही पहली ही डेफिनेशन डायनामिक्स के बाद दूसरी डेफिनेशन जो है वो फोर्स की है। फोर्स मूव और टेंड्स टू मूव, स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप the motion of a body. Force can also change the direction of motion of the body. याद रखिए कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स को डिस्क्राइब करना हो तो उसके साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। फोर्स को जब भी मेजर किया जाता है, फोर्स को न्यूटन्स में मेजर किया जाता है, और क्योंकि सबसे पहले फोर्स का कंसेप्ट आइजैक न्यूटन ने पेश किया, लिहाजा उन्हीं के नाम पर फोर्स का जो यूनिट है वो रखा गया है। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। फोर्स मैस और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट भी होती है, और न्यूटन्स सेकंड लॉ में इस इक्वेशन को हम पढ़ भी चुके हैं। उसके बाद अगर बात करें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? अगर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव कर रहा हो तो उसके दौरान जो फोर्स उस मूवमेंट को रोकने की कोशिश करती है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाती है। फ्रिक्शन क्यों एग्जिस्ट करती है? ये प्रीवियस टॉपिक से भी रिलेटेड है। हमने पढ़ा था पहले टॉपिक्स में फोर्स और इससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में। फोर्स क्यों एग्जिस्ट करती है बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स? क्योंकि फोर्स जो है फ्रिक्शन क्यों एग्जिस्ट करती है? फ्रिक्शन जो है वो कोल्ड वेल्ड्स की वजह से होती है। दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू लें सरफेसेस का, जो कि हमें नेक्ड आई से तो फ्लैट नजर आती हैं, लेकिन अगर हम उनका माइक्रोस्कोपिक व्यू लें तो वहां वो सरफेसेस हमें स्मूथ नजर नहीं आती, बल्कि हमें वहां पिट्स और बम्प्स नजर आते हैं जो कि कोल्ड वेल्ड्स फॉर्म करते हैं। और कोल्ड वेल्ड्स की फॉर्मेशन की वजह से हम देखते हैं कि सरफेसेस एक दूसरे के साथ मूव करते वक्त एक खास किस्म की मुजाहमती फोर्स के जेर असर होती हैं, और वो फोर्स क्या कहलाती है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाती है। आगे फ्रिक्शन की कई टाइप्स भी थी, हमने पढ़ी थी। फ्रिक्शन की टाइप्स में स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन है, उसके अलावा मल्टीपल थिंग्स हमने इसके हवाले से डिस्कस की थी। इसकी डेफिनेशन भी आपको बुक से ही लिखी हुई मिल जाएगी। इसके बाद बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? ये हमारा चैप्टर का आखिरी टॉपिक था, और उसके बाद हमने उसकी कुछ एप्लीकेशंस भी पढ़ी थी। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट moves a body in a circular path.
सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करवाती है। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन, उसका रिएक्शन, उसकी डिपेंडेंस, वो सारे का सारा कुछ हमने सेंट्रीपिटल फोर्स वाले टॉपिक में पढ़ लिया था। इसकी डेफिनेशन भी आपको बुक से लिखी हुई मिल जाएगी। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। उसके बाद 3.3 पर बात करें तो बात करते हैं मैस और वेट के डिफरेंस के बारे में। वहां ये टॉपिक एक पैराग्राफ की शक्ल में लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ आपको इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके बताऊंगा कि मैस बेसिकली क्या चीज है, वेट बेसिकली क्या चीज है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मैस और वेट के बारे में, तो मैस क्या है, इस साइड पर हम मैस को लिखेंगे, इस साइड पर हम वेट को लिखेंगे। द क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैस जो है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर है possessed by a body। एक ऑब्जेक्ट अपने अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर रखता है वो उसका मैस कहलाती है। जबकि वेट क्या है, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। वेट एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही होती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है। अगर बात करें मैस के बारे में इससे आगे, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। इससे आगे कुछ लिखना चाहेंगे तो हम कहेंगे मैस के लिए इट इज स्केलर। मैस एक स्केलर क्वांटिटी है। फर्ज करें हम शॉपकीपर के पास जाते हैं, हम उससे जाकर कहते हैं कि हमें इतनी क्वांटिटी में, इतनी अमाउंट में हमें शुगर प्रोवाइड कर दें, तो 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम जितना भी हम उससे कहेंगे वो उसका मैस होगा। उसकी वो कोई डायरेक्शन नहीं हमसे पूछेगा, ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर बात करें वेट के बारे में तो इट इज वेक्टर। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है। उसके बाद बात करें तो इट्स SI यूनिट इज केजी। इसका जो SI यूनिट है वो केजी है सिस्टम इंटरनेशनल में। अगरचे इसके बाकी यूनिट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, ग्राम भी एग्जिस्ट करता है, मिलीग्राम भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो SI यूनिट है वो केजी है। और इट्स SI यूनिट इज न्यूटन। वेट क्योंकि एक फोर्स का नाम है, उस फोर्स का नाम है जिससे जमीन किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी जानब खींचती है, तो लिहाजा वेट जो है उसको भी हम एक फोर्स कहते हैं, और फोर्स को किस में मेजर करते हैं, न्यूटन्स में। इसके बाद अगर बात करें तो इट इज डिनोटेड बाय m। इसको फिजिक्स में स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इट इज डिनोटेड बाय w। हम वेव को फिजिक्स में w से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल w से। जो कैपिटल W है वो वर्क के लिए यूज होता है। इसके बाद बात करें तो इट इज मेजर्ड बाय, कुछ चीजें इसके अलावा ऐसी हैं जो मैं आपके लिए बोल देता हूं। एक और डिफरेंस अगर मैं बताऊं उसका, तो इट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, ETC इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। बट जो वेट है उसको सिर्फ और सिर्फ मेजर किया जाता है स्प्रिंग बैलेंस के साथ। इट डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ प्लेस। मैस प्लेस के चेंज होने से चेंज नहीं होता, लेकिन वेट जो है वो प्लेस के चेंज होने से चेंज होता है। उसके बाद बात करेंगे एक्शन और रिएक्शन के बारे में। एक्शन और रिएक्शन क्या है, इसकी तफसील हम यूनिट नंबर 3 में न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं।
एक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। हमेशा जो फोर्स पहले किसी ऑब्जेक्ट पर अमल करे वो एक्शन कहलाती है। फर्ज करें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। फर्ज करें ऑब्जेक्ट ए जाके बी से टकराता है, तो जो ए ने बी पर फोर्स लगाई है ये होगी फोर्स ऑफ एक्शन, और जो बी इसके अगेंस्ट फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, ये फोर्स होगी फोर्स ऑफ रिएक्शन फोर्स होगी। याद रखिए जब तक एक्शन एग्जिस्ट करता है तब तक ही रिएक्शन एग्जिस्ट करता है। जैसे ही एक्शन खत्म होगा रिएक्शन भी खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी ए ऑन बी इज कॉल्ड द एक्शन फोर्स एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी बी ऑन ए इज कॉल्ड द रिएक्शन फोर्स। हमारा इस टॉपिक का आखिरी जुज है स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। हमें पता है जब भी सरफेसेस को हम मूव करवाने की कोशिश करते हैं तो उनके दरमियान मूवमेंट दो तरह की हो सकती है, या तो एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर स्लाइड करेगी। फर्ज करें हमारे पास दो सरफेसेस हैं, सरफेस ए और इसके ऊपर है सरफेस बी। सरफेस बी सरफेस ए के ऊपर क्या कर रही है, यहाँ पर स्लाइड कर रही है, और यहाँ पर सरफेस है हमारे पास ए डैश और दूसरी सरफेस क्या है बी डैश। तो बी डैश जो सरफेस है वो ए डैश के ऊपर क्या कर रही है, रोल कर रही है। रोलिंग फ्रिक्शन is the force of friction between a rolling body and the surface over which it rolls, and sliding friction is the force of friction between a sliding body and the surface over which it slides। और sliding friction के मुकाबले में rolling friction nearly 100 times less होती है। रीजन कोल्ड वेल्स ब्रोक हो जाते हैं, टॉपिक में हमने पढ़ चुके थे हम इसको, और यहाँ पर कोल्ड वेल्स एक दूसरे को रप्चर नहीं करते, टूटते नहीं। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने जो कुछ पढ़ा इसके हवाले से आपके जहन में कोई सवाल हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।